हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपको भी एक अच्छी तैयारी करना है तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़िए। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोग को सटीक क्वेश्चनों की तैयारी कराता है। तो आइए आज हम लोग सोशल साइंस के खंड डी के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि यहाँ के 5 मार्क से आप लोग को प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक निर्धारित है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना होगा। यानी कि 5 नंबर का कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर जो आप लोग को 250 शब्दों में देना होगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसको हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो सबसे पहले वीडियो में जा कर के देखिए। तो आज हम लोग सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीय बुनकरों से सूती और जो रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया उसने। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। सबसे पहला उसने किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पेशगी के रूप में यानी कर्जा दिया। ठीक है, इस प्रकार उन्हें बुनकरों को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया। दूसरा उसने क्या किया कि कंपनी ने वेतनभोगी गुमास्तों की नियुक्ति की, जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे। ठीक है, मतलब समझिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कच्चा माल खरीदने के लिए, ठीक है, कच्चा माल खरीदने के लिए क्या करते थे, बुनकरों को कर्ज देते थे। ठीक है, और कर्ज के लेने के कारण क्या थे बुनकर, ठीक है, वो कर्ज में के जाल में फंस जाते थे और अपना जो तैयार माल था वो किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच पाते थे। ठीक है, और कम रेट में उसको देना पड़ता था। दूसरा क्या था कि कंपनी ने क्या किया, वेतनभोगी गुमास्तों की नियुक्ति की थी, जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे। उसका यह काम था कि जो बुनकर थे उसको ये देख रेख करते थे कि कहीं ये जो माल तैयार कर रहे हो कहीं अन्य व्यापारी को नहीं दे रहा है, अन्य व्यापारी को तो नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यह भी देखते थे कि बुनकर या इन यूरोपीय कंपनियों या स्थानीय भारतीय व्यापारियों के लिए तो भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका काम था कि कहीं हमसे पैसा लेकर के किसी अन्य व्यापारी को तो अपना माल नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला है, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कंपनी को का जो था, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी थी। मतलब कोई भी बुनकर जो थे अन्य कंपनियों के साथ अपने माल को नहीं बेच सकते थे। काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना बनाया हुआ कपड़ा कुमासत को ही देना पड़ता था। वे उसे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। मतलब कह रहा है कि जो जो भी बुनकर, ठीक है, ऋण लेते थे, वे अपना जो माल तैयार होता था वो किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुमासत बुनकरों के साथ कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार करते थे। ठीक है, बुनकरों की दशा बड़ी दयनीय हो गई। अब वे ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, परंतु वे ऋण के कारण कंपनी के लिए ही काम करने के लिए बाध्य थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो गुमास्ते थे, ठीक है, वो गुमास्ते थे, वो बुनकरों के साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार करते थे, यानी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और जिसे बुनकरों की जो दशा थी वो बहुत ही खराब हो गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं काफ़ी दयनीय हो गई थी। वे कम दामों पर अपने माल को बेचने पर विवश थे,
वे अपने जो माल तैयार करते थे, अपने जो माल होता था, वो किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ठीक है। दूसरी बात क्या था कि उसे जो ऋण दिया जाता था, ठीक है, जिसके कारण वे फंस जाते थे जाल में, ऋण के कारण कंपनी के लिए ही काम करने के लिए बाध्य थे। मतलब ऋण लेने के कारण वे किसी अन्य कंपनी को भले उसको कीमत ज़्यादा क्यों ना मिले, वे नहीं बेच सकते थे। नेक्स्ट है, इस प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बुनकरों से रेशम और कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित रहती थी। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रश्न का उत्तर देख लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े निर्मित करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में कह रहा है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा। देखिए, जब 19वीं सदी में भारत में, ठीक है, गरीब जन मुद्रण संस्कृति हुई तो उस पर भारतीय जनता पर क्या प्रभाव हुआ, तो क्या असर हुआ। तो देखिएगा इसको कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। सबसे पहला, मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। यानी मुद्रण क्रांति के कारण क्या हुआ कि कम लागत पर, ठीक है, अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को भी इन किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ और अनेक लोगों को छापे खाने में काम मिला। दूसरा, सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। ठीक है। तीसरा है, भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का रोपण किया। यानी जो भाषाई प्रेस था वो गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय कराया। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में शराबखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया। समाज में धार्मिक कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का घोर विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने गरीब जनता के कल्याण को संभव बना दिया। अगला है, किताबों के प्राचीन पाखंडों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया गया। इससे जन्म आधारित विशेष अधिकार तथा जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का वातावरण बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों या भूमिकाओं का वर्णन करें। या तो फिर रहेगा कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, राजनीतिक दलों के कार्यों को लिखें। ठीक है। तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है, वर्णन करें। ठीक है। तो ये उसका हम लोग उत्तर देखते हैं। कह रहे राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित और अनुशासित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सबसे पहला होता है नेता, दूसरा एक सक्रिय सदस्य और तीसरा होता है इसका समर्थक। ठीक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनके बिना किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। आखिर कोई भी राजनीतिक दल होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला का जो कार्य है चुनाव लड़ना। ठीक है। तो राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों के समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों की क्रियान्वित कर सके। ठीक है। दूसरा, सरकारी नीति को दिशा निर्देश देना। देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। मतलब क्या होता है, सरकार की नीति और दिशा निर्देश सभी जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो देखना चुनाव के समय अपने अपने मुद्दे बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम वे करेंगे, हम इसी तरह से करेंगे, हम फलना करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जिसके मुद्दे अच्छे लगते हैं जनता उसी को वोट देती है और उस प्रकार से अपनी सरकार को चयन करती है। ठीक है। अगला है कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब समझिए,
जो भी सदस्य यानी कि मान के चलिए एमएलए हो या फिर सांसद हो, वो जीत के जाते हैं तो ये क्या होता है, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अगला है सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। समझिए, सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल की सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करती है। मतलब जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वे राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाती है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। देखिए, सबसे पहला है संगठित क्षेत्र, दूसरा है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखेंगे इस क्षेत्र की कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है, तो इस क्षेत्र में काम करने वालों को रोजगार सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। दूसरा, इस क्षेत्र में कर्मचारियों से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है, इस समय से अधिक काम करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। यानी कि आपको मान के लिए अगर 10 घंटे काम करने, 10 से अगर आप 12 घंटे तक काम करते तो आपको अतिरिक्त पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप 10 घंटे काम करते आपको काम करना है और 10 घंटे से आपको 12 घंटे काम कर रहे हैं तो ये 2 घंटे के लिए आपको अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगला है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त होती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। उन्हें उतने दिनों का वेतन दिया जाता है जितने दिन वे काम करते हैं। मतलब समझिए, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं वो महीने में अगर 2 से 3 दिन अगर मान के चलिए एब्सेंट मारते हैं तो उसकी वेतन में कोई कटौती नहीं होती है। लेकिन अगर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं या तो जो कर्मचारी होते हैं उनके जितने दिन काम करते हैं उतने दिन का वेतन मिलता है, बाकी दिनों की वेतन काट ली जाती है। मान के चलिए से अगर एक महीना है, एक महीना में अगर उसने 24 दिन काम किया और 6 दिन अगर एब्सेंट किया तो 6 दिन की वेतन उसको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अगला है इस क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति औपचारिक होती है और उन्हें काम से हटाया नहीं जा सकता है। इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की नियुक्ति अनौपचारिक होती है तब उन्हें कभी भी काम में हटाया जा सकता है। मतलब समझिए, इस क्षेत्र की जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है औपचारिक रूप से होती है और उन्हें काम से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो इस क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति अनौपचारिक होती है, उन्हें कभी भी काम से हटाया जा सकता है। अगला, इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि सेवा अनुदान अनुसार पेंशन, चिकित्सीय सुविधा आदि प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र के जो भी कर्मचारी होते हैं उसको भविष्य निधि सेवा, पेंशन, चिकित्सीय सुविधा दिया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है। अगला है संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे अंतर, इसका हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय बताइए। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय लिखें। देखिए, मृदा अपरदन या भूक्षरण को निम्नलिखित तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती द्वारा मृदा अपरदन की मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा की जो भूपरपट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसका खिसकना ही क्या कहता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, यानी मिट्टी का बहाव होना मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसको हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं, तो सबसे पहला है जो पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती द्वारा मृदा अपरदन की मात्रा को कम किया जा सकता है। दूसरा, मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे तथा घास आदि लगाकर मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। अगला, एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों की खेती से भी मृदा अपरदन या तो भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल को बाहर निकालने के लिए पृथककारी छन्ना का प्रयोग कर भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है।
मतलब मृदा अपरदन को हम लोग को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे ठीक है, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे हमें सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप ला खेती करनी चाहिए, जिससे मृदा अपरदन की मात्रा कम किया जा सकता है। अगला है मरुस्थलीय भागों में चारों ओर वृक्ष लगा देना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों यानी जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पे छोटे 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 पौधे तथा घास लगा देना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है कि एक ही भूमि पर हमें एक ही प्रकार की फसल नहीं उगानी चाहिए, वहाँ पे बदल बदल के फसलों को लगाना चाहिए, जिससे भूमि क्षरण या तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अथवा भारत में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति एवं उत्पादक राज्यों का वर्णन करें। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक पूछ सकता है कि चावल की खेती, गेहूं की खेती, इसकी भौगोलिक स्थिति को। ठीक है, तो चावल जो है भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है। चावल की खेती के लिए अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं होती है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला, चावल की खेती के लिए जलोढ़ या डेल्टा मृदा आवश्यक होती है, यानी जो चावल की खेती की जाती है वो जलोढ़ मृदा या तो फिर डेल्टा मिट्टी में की जाती है। ठीक है, दूसरा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। धान के खेत में करीब 10.25 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। ठीक है, अगला है तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, यानी चावल की खेती के लिए जो तापमान है वो 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अगला है धान की खेती के लिए पौधे तैयार करना, रोपना व पानी में डूबे खेतों तक पहुंचाने का कार्य मजदूरों की सहायता से ही कराया जाता है। अतः चावल की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सस्ते दरों में श्रमिक की उपलब्धता होती है, यानी चावल की खेती जो होती है उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ कम रेट पे अच्छे मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होती है फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चावल की खेती के लिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी जो होती है उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। अगला तापमान जो है वो 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, धान की खेती के लिए पौधे तैयार करना, रोपना और पानी में डूबे खेतों तक पहुंचाने का कार्य मजदूरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि चावल की खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सस्ते दरों में श्रमिक यानी कि लेबर मौजूद होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु है। अगला है मानचित्र में कोयला क्षेत्र एवं समुद्री पत्तन के नाम का मिलान करें। नवेली, झरिया, कोरबा, तुतिकोरिन और कोची। देखिए झरिया कोयला क्षेत्र है ना, दूसरा क्या है कोरबा जो है ये भी कोयला क्षेत्र है, तीसरा है नेवेली वो भी कोयला क्षेत्र है, चौथा है कोची ये भी समुद्री पत्तन है, एक क्या है तुतिकोरिन ये भी क्या है एक समुद्री कोत। तो इस प्रकार से आप लोग को कुल 52 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि MCQ क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर MCQ क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।